हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाली और न्याय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं हॉट लीगल इश्यूज में आज का ये वीडियो, जहां पे मैं आपके साथ बात करने वाले एक बहुत ही हॉट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कैन अ मैन बी सेक्सुअली हरास्ड? यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल इन दिस वीडियो. So if the answer to this is yes, what can you do about it? Let's find out in this video. चलिए. Now, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मेन, लॉ एंड रिफॉर्म्स, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. क्या लॉ है, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एंड whether the problem is real. चलिए. So before starting the video, before like moving on to the topic, I would like to explore these questions because इन्हीं questions के बारे में अपने पूरे वीडियो में बात करेंगे. So the first question is, can men be sexually harassed? Is it possible? If yes, what is the recourse available to them? क्या legal remedy है, क्या legal recourse है उनके पास? Then what are the laws that protect men from sexual harassment, if any? So कौन से वो laws हैं जो men को protection देते हैं against sexual harassment, अगर है तो? The next question that we will discuss is, what does the Supreme Court has to say about it? Supreme Court का क्या view है sexual harassment of men को लेके? And lastly, do we need a separate law for men or do we need to reform our existing law framework? चलिए, इन्हीं questions के आंसर जानते हैं इस वीडियो में now. लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है, what is sexual harassment? देखिए, डिक्शनरी मीनिंग तो कहता है कि एनी बिहेवियर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय unwelcome and inappropriate sexual remarks or physical advances in workplace or other professional और social situation. So अगर कहीं वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हैं या किसी भी प्रोफेशनल या सोशल सेटिंग में अगर कोई भी आपको ऐसे अनवेलकम या इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल रिमार्क्स या फिजिकल एडवांसेस करता है, तो इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं. लेकिन इसका लीगल मीनिंग देखना जरूरी है क्योंकि हम इस पूरे टॉपिक को लॉ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के विशाखा केस के बाद, विशाखा गाइडलाइंस जो उन्होंने दी थी, उस केस के बाद एक एक्ट आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको पॉपुलरली पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं. सो इस एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज एन है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है. एंड इट इंक्लूड्स दीज 5 थिंग्स: फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature. So basically काफी ब्रॉड रखा है इस सेक्शन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को. लेकिन सेक्शन 3 जो है इसी एक्ट का, इट हैज फर्दर वाइडन्ड द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय इंक्लूडिंग ऑल दीज 5 cases as sexual harassment. So these 5 things are also counted as sexual harassment. So what are these 5 things? Let's find out one by one. The first is, अगर कोई भी implicit या explicit promise करता है आपको of preferential treatment in lieu of any sexual advances or favors, और threat of detrimental treatment अगर आपने नहीं मानी उनकी बात, और the threat about victims present or future employment status कि जैसे जॉब से निकाल देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, और आपके लिए एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव एनवायरनमेंट जहां आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है. एंड लास्टली, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट टू अफेक्ट विक्टिम्स हेल्थ और सेफ्टी. सो दीज ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो काउंटेड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट पर सेक्शन 3. लेकिन देखिए, सेक्शन 3 जो है, यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट में लिखा है हर. सो हर मीन्स कि वो वुमेन को ही विक्टिम मान रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का. Section 3 starts with, no woman shall be subject to sexual harassment. So they are very clear on this, that per this act, women is the victim. So this act is gender specific and not gender neutral. On the other hand, अगर हम US का एग्जाम्पल लें, US Equal Employment Opportunity Commission EEOC, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, इट इज कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल एंड इट फिट्स परफेक्टली फॉर एनी जेंडर, बी इट मेल, फीमेल और द थर्ड जेंडर. इन्होंने कहा है, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर. सो दे हैव नॉट इंक्लूडेड कि हर या हिम to make it like gender neutral. So this is really good and this is very important, and India should also follow suit. Now, प्रेजेंट पोजीशन देख लेते हैं इंडिया में, फ्यूचर में जाने से पहले बेसिकली. सो
लेजिस्लेशन जो करंटली है इंडिया में अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रेप, इट ओनली टॉक्स अबाउट वुमेन, वो वुमेन को ही विक्टिम मानते हैं, सो देयर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट मेन फ्रॉम सच शेमफुल एक्ट्स. Legislators have completely negated the possibility कि men victim हो ही नहीं सकते. It is unthinkable for some people. Although there is one section 377 IPC which talks about sodomy, but it has a very limited application in sexual harassment cases which are faced by men at the hands of women. So except this section, all other laws are meant for females only. So no law in India talks about sexual harassment of men even as a possibility because it is inconceivable in Indian society. सोच ही नहीं सकते वो ऐसा. So अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है किसी मेल विक्टिम के साथ, अगर कोई फीमेल परपेट्रेटर किसी मेल को सेक्सुअली हरास कर रही है या सेक्सुअल एडवांसेस दे रही है or whatever, he is considered lucky by his friends and colleagues to be desired by a woman. The point is that nobody sees them as a victim. Nobody takes them seriously, and this fear of not being taken seriously is what prevents men from filing formal complaints against such female perpetrators in sexual harassment cases. And also, there is a very legit fear that the female can wrongly implicate the male victim कि मैंने नहीं, इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया. सो इस कारण भी जो मेल विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, दे डोंट कम फॉरवर्ड टू फाइल फॉर्मल कंप्लेंट्स. और इन्हीं सभी चीज़ों से लड़ने के लिए रुडोल्फ डिसूजा ने 2000 में मेंस राइट मूवमेंट शुरू की थी. एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट, दे वांट जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन इन इंडिया, एंड दे वांट कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट शुड रिपील ऑल दोज लॉज विच आर बाइज्ड अगेंस्ट men. Now, देखिए, इंडिया इज अ कंट्री विच हैज not all laws that are gender neutral, but there are 77 countries in the world, including UK, Denmark, Australia, US, and many more, which have made their laws gender neutral. But disturbingly, Indian Parliament has repeatedly rebuffed to make laws against sexual harassment as gender neutral. So Parliament has not done anything per se in this regard. And this problem of sexual harassment with males is frequently taking place in prisons. So prisons में ये sexual harassment of male is a very disturbing thing. And PUCL has this to say about uh, sexual harassment of male. So they have said in their research, they came across with this finding कि तिहाड़ जेल में way back in 1981, when a young boy enters, उसकी बोली लगती है. Prisoners, they bid for a prize for the boy कि कौन, who would have him first. So this is a very real issue, and this should be talked about more, not just among the male community, but among the entire society, male, female, government, the parliament, supreme court, judiciary, everybody should talk about this. सी आईपीसी के जो सेक्शंस हैं 354A, 354B, C, D, which talks about sexual harassment, disrobing, stalking, voyeurism, all these sections, they state as man being the perpetrator और woman जो है वो victim है. Even section 376 and 509 of IPC, they talk about rape of a woman, कि women का ही rape हो सकता है. Outraging the modesty of a woman, कि modesty जो है वो women की है, that can be outraged. So rape of a man is unthinkable. वो उसका सोचा ही नहीं है कि if that happens, what is the section that covers it? क्या offense बनता है? So although there is 377, but and obviously no woman can rape a man per se, but what about other cases of sexual assault? So they have not been covered in IPC. Sexual harassment of men at workplace, यानी जो POSH Act है उसका aim है to prevent sexual harassment against women. But ये सेक्शन ये एक्ट जो है मेल विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, बिकॉज जो एम है एक्ट का वो ही ये है कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. लेकिन इस एक्ट का जो सेक्शन 14 है उसके तहत अगर कोई वुमेन फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल करती है, इस एक्ट के अंदर अगर कोई फीमेल फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल करती है अगेंस्ट मेल और इंक्वायरी के बाद ये क्लियर हो जाता है, so the male can file a formal complaint against such female.
and depending upon the service rules of the organization, the female can ask her for a written apology or warning, या उसको promotion नहीं देंगे, या job से निकाल सकते हैं, terminate कर सकते हैं, या pay rise नहीं करेंगे. So but again this is very डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये कोई पर से स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन नहीं है फीमेल विक्टिम्स के खिलाफ. सो हाई प्रोफाइल केसेस जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के देखे गए हैं अगेंस्ट मेन. सो अगेन आई वुड लाइक टू से not only men in power are known to sexually harass women, but also women in power, they have also been known to sexually harass males. ब्रिटनी स्पीयर्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है. शी वाज अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय हर मेल बॉडीगार्ड एंड शी गॉट आउट ऑफ दिस लीगल मेस बाय एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. एंड रिसेंटली केटी पेरी, शी वाज अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय हर को स्टार इन टीनेज ड्रीम. सो ये एग्जांपल्स इंक्लूड करने का पर्पस ये है टू शो दैट दिस प्रॉब्लम इज लेजिट एंड रियल, एंड यू नो दीज हाई प्रोफाइल celebrities, they have done such shameful acts allegedly. Now इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके बारे में? व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट हैज टू से अबाउट दिस इशू? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए 2013 में संजीव कुमार, जो डायरेक्टर हैं एनजीओ के न्यूमैक्स बेनेवोलेंट फाउंडेशन, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की एंड ही वांटेड कि जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज बनने चाहिए. एंड ही सेड कि सेक्शन 354 एंड जो अमेंडमेंट्स के बाद 354 ए बी सी डी और एंड 375 ऑफ आईपीसी, ये जो सेक्शंस हैं, he challenged their constitutional validity, that these are not gender neutral and they go against article 14 and 15 of the constitution. So the Supreme Court bench, which heard this petition headed by honorable justice CGI, the then CGI Deepak Mishra, he dismissed the petition. He said that this is an imaginative petition and said that these sections of the IPC, they are affirmative provisions for protection of women, कि ये जो सेक्शन है सारे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और जो क्लासिफिकेशन है इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड द सेक्शंस आर वैलिड. सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है एज पर आर्टिकल 14 एंड हेंस दीज सेक्शंस आर नॉट अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, द 172nd रिपोर्ट इन 2000, जिसमें लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज बनाने चाहिए. And how do we do that? By replacing the term in IPC with the words sexual assault. कि रेप की जगह sexual assault लिखना चाहिए. सेंटर ने ये लॉ कमीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था. और दिसंबर 16 2012 में लेकिन जो निर्भया का गैंग रेप केस आया था, उसके बाद ये जो जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज बनाने की जो पहल थी सरकार की तरफ से, वो लैप्स हो गई. देखिए, इस केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई थी, जिसके तहत उन्होंने फिर से ये बात बोली, उन्होंने फिर से रेकमेंड किया कि पर्सन की जगह वुमेन की जगह पर्सन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए टू कवर ऑल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. सभी विक्टिम्स को कवर करने के लिए, चाहे वो मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, सभी को इंक्लूड करने के लिए वुमेन ना लिख के पर्सन लिखना चाहिए. और उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने कोशिश भी की इसको इम्प्लीमेंट करने की बाय ब्रिंगिंग द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस फरवरी 2013 में, जिसके तहत एक जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन जो है रेप की, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी. लेकिन इस ऑर्डिनेंस का, इस एक्ट का इतना ज्यादा विरोध हुआ कंट्री में बाय विमेन्स राइट एक्टिविस्ट, सेवरल एनजीओज वर्किंग फॉर वुमेन, विमेन्स कमीशन, की ये जो एक्ट है सरकार, ये अपना जो बिल है विच वाज इन पासिंग, ये वापस लेना पड़ा सरकार को. So this could not be passed. Now, the question arises, what can a man do if he is sexually harassed or falsely accused of sexual harassment? So देखिए, इसी का जवाब जानने के लिए अभी तक हम सब ये बातचीत कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है. What is the recourse available to a man? Let's find out. देखिए, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वर्क प्लेस में है, तो एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है इंटरनल कमेटी के पास. इंटरनल कमेटी इज अ कमेटी विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पॉश एक्ट 2013, विच सेज कि किस भी वर्क प्लेस में 10 या 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं, दे हैव टू मैंडेटरीली फॉर्म एन इंटरनल कमेटी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो वहां पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है. Second case, if the man is cyber stalked by a woman perpetrator or he is receiving sexual overtures through electronic mode,
सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस है वहां पे रिलीफ लिया जा सकता है. सेक्शन 377 जो है आईपीसी का, इट कैन बी रिजॉर्टेड टू इफ अ मेल इज सेक्सुअली हरास्ड बाय अनदर मेल. सो देखिए, सिर्फ हम वुमेन परपेट्रेटर्स की ही नहीं बात कर रहे हैं. सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ मेल बाय एनी पर्सन, बी इट अ मेल और अ फीमेल. And 503 criminal intimidation, it can be resorted to, but depending upon the facts of each case कि ये वहाँ पे apply होगा या नहीं. And lastly, if a woman falsely accuses of a man with sexual harassment or rape, अगर कोई झूठा इल्जाम लगाया, wrongly implicate किया है, so and it is proven in the court कि wrongly implicate किया है उस आदमी को, so the man can slap a defamation suit under section 499 and 500 and ask for a suitable compensation. And our Supreme Court has been known to awarded even 50 lakh compensation in such cases. So देखिए, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ये 5 जो लीगल रेमेडीज हैं इनको पाया. बट इफ देर आर एनी अदर सेक्शंस और लॉज दैट यू आर अवेयर ऑफ विच प्रोवाइड रिलीफ टू मेल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स आर वेरी वेलकम. एंड कुछ ऐसी चीज है अगर आप जानते हैं एंड मुझे नहीं पता है, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. सो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यूजीसी. देखिए, मैंने यूजीसी का यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कम विद जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया. सो मई 2016 में यूजीसी ने एक सेट ऑफ रेगुलेशंस निकाला जिसके तहत उन्होंने बोला कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल एंड मेल स्टूडेंट्स आर इक्वली वल्नरेबल, दे आर जस्ट एज वल्नरेबल टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एज देयर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर काउंटरपार्ट्स. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. बहुत अच्छी पहल है जो यूजीसी द्वारा की गई है. एंड ये हमें सोचने पे मजबूर करती है दैट व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी इन लॉज, which is a much needed thing right now. So to conclude my video, I would like to tell you about the Men Too movement, the hashtag Men Too movement. देखिए, अगर आपको पता हो पिछले कुछ सालों में मी टू मूवमेंट बहुत ही ट्रेंड में था, जहाँ पे जो women हैं they were voicing their concerns, they were voicing about the sexual harassment that they had faced in their careers or in their workplace. तो ऐसा ही एक मेन टू मूवमेंट चला अक्टूबर 2019 में, जहाँ पे मेल्स ने बताया, दे शेयर द स्टोरीज अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट. देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मेन इज अ रियल थिंग, दिस इज अ रियल इशू. बट हैविंग सेड दैट, जो लॉज बनाए गए हैं वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, दे आर एज मच वैलिड बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड. क्यों प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं औरतों को? बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विद स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ पेट्रियार्की, जहाँ पे औरतों को हमेशा रिसीविंग एंड पे रखा गया है. दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड फोर्स डाउन अंडर द थंब ऑफ मेन. और साथ ही साथ ये बात पे ध्यान देना जरूरी है कि जो रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं विमेन के खिलाफ, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर और बहुत ही हीनियस क्राइम्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेन के जो केसेस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मेन के केसेस हैं, दे आर रियली मिनिस्क्यूल एंड दे आर नॉट एज हीनियस एज इन केसेस ऑफ वुमेन. देखिए, दिस इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप जहाँ पे हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना है. वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली बिकॉज अगर हम लॉज को डाइल्यूट करते हैं एंड वी मेक लॉज कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल, देन सिचुएशन ये होगी that for every rape case by a woman there will be a counter suit making the whole case futile. तो मैन भी एक काउंटर सूट फाइल करेगा that she also raped me, so the whole justice system would be baffled, so the whole thing would be futile. We understand that laws made for women have been misused. देखिए, पिछले कई सालों से ये देखा गया है. इनफैक्ट बहुत टाइम से ऐसा कहा जा रहा था कि विमेन जो है, ये जो प्रोटेक्शन उनको दी गई है लॉज के तहत, इसका मिसयूज कर रही हैं, इसे अब्यूज कर रही हैं. एंड स्पेशली सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉज जो हैं, इनका बहुत ही मिसयूज कर रही थी औरतें. एंड इसीलिए जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने मेल कम्युनिटी को रिलीफ देते हुए एक जजमेंट पास की, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिसेंटली 2017 में, ताकि 498A का मिसयूज ना कर सके. तो उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी विच द पुलिस एंड कोर्ट्स हैव टू फॉलो बिफोर रजिस्टरिंग और बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ क्रूअल्टी अंडर 498A.
सो यहाँ पे कुछ रिलीफ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिया मेल कम्युनिटी को. देखिए, द नीड ऑफ द आवर इज दैट वी शुड टेक अ स्टर्न लुक एट आवर जेंडर स्पेसिफिक लॉस. The equal access to justice is important, and what we recommend or what we suggest is that the parliament should come forward with amendments ताकि इस issue को भी include किया जा सके. Either they can amend the existing laws, or they can make up a separate law to remedy the situation, to remedy this problem. And while doing this, we must not forget about the LGBTQ community, the third gender. So उनको भी equal protection की जरूरत है. Equal access to justice should be available to them as well. So with this I conclude my presentation. And last thing, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को. अगर आप इसी तरह ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं, इन पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, so please like our video, share and subscribe to Nya Academy. Thank you so much for watching this video. Have a good day.